आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड और मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान। मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और हमारे एपिसोड का सिलसिला दोबारा से कनाडा से शुरू हो चुका है। मेरी वापसी हो गई है पाकिस्तान से कनाडा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जहां पीएसएल में काफ़ी खुशकुन खबरें थी, तो वो सारी खबरें यकदम धड़ाम से नीचे आन गिरी हैं जब पाकिस्तान अपनी पहली सीरीज T20 की यानी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने गया। तो पहले दोनों मैचों में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और काफ़ी हजीमत आमेज किस्म की शिकस्त है जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। कहीं कहीं कोने खुदरे में ये डर तो था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो टीम भेज रहा था वो कह सकते हैं कि बी टीम है, लेकिन बहरहाल वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं और किसी न किसी हद तक वो अपना तजुर्बा रखते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान उस मकसद में जो हासिल करना चाहता था और अपनी समत को दुरुस्त करना चाहता था, रोटेशन पॉलिसी को नाफिज करना चाहता था, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ नाकाम साबित हुई। इसकी वजूहत जानने के लिए चलते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो सती साहब से सवाल करते हैं पहला। जी सती साहब, रोटेशन पॉलिसी बहुत सारे मुल्कों ने अपनाई, जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है, और भी बहुत सारे मुल्कों ने, न्यूजीलैंड भी इवन उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क फिलहाल जो सर्किट में उनके प्लेयर्स मौजूद हैं, वो अपनी रोटेशन पॉलिसी को चला पाएंगे? मुमकिन है उनके लिए? हाँ, देखिए देखिए रोटेशन जो है ना वो ऑब्वियसली काफ़ी सब्जेक्टिव है कि आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है वो किस चीज़ के लिए प्लान कर रहा है ना। जैसे आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर्स का, तो आई गेस कि उस हिसाब से करेंगे। तो अब होता ये है कि आप अपनी डेप्थ को डेफिनिटली चेक करते हैं और रेस्ट कराते हैं प्लेयर्स को। लेकिन उसका एक मतलब इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, लेकिन आपका कोई ना प्लान होता है ना, ठीक है? अब जिस तरह नसीम शाह है तो सबसे ज़्यादा उसको रेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो लगातार खेलता हुआ आ रहा है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो फिजिकल रेस्ट की बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। रिजवान को रेस्ट की ज़रूरत थी क्योंकि वो काफ़ी सारी विकेट कीपिंग कर रहा है और विकेट कीपर को छोटी-मोटी इंजरीज़ चलती रहती। तो आई थिंक रोटेशन में जो यहाँ पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने गलत किया, वो ये किया कि पाकिस्तान ने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने जो है वो ऊपर के तीनों यंग प्लेयर्स खिला दिए ना, ठीक है? अब उसमें ये था कि अगर साइम अयूब बाबर के साथ बारी कर रहे हैं या फिर हारिस बाबर के साथ बारी कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? अब ये अफ़गानिस्तान की होम सीरीज़ है, उन्होंने विकेट अपने हिसाब से तैयार करवाए हैं, सही है? तो हमारे जो ये जो 3 यंग प्लेयर्स थे जो ऊपर तीनों खेले, तो अगर आपकी 3 विकेटें जल्दी गिर जाएँ तो आधा मैच तो वहीं पे हार गए। तो आई थिंक कि इवन अगर शान मसूद को भेजा हुआ था तो उससे ओपन करा लेते, उसको ऊपर भेज देते और एक यंग क्रिकेटर को अब्दुल्ला शफीक को बाद में खिला देते। समझ रहे हैं? मतलब वो जो टॉप तीनों आपने यंग प्लेयर्स डाल दिए हैं, मतलब आई थिंक रोटेशन में वहाँ पे हमने शायद थोड़ी-सी गलती की। ठीक है। और साथ ही इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है, चूंकि कैप्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जहां हमें बहुत सारे कप्तान नजर आते हैं पीएसएल की वजह से। तो वहीं पे ये जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, कहीं हमारे लिए मतलब तकलीफ का बायस बन रही है कि शाहीन शाह अफरीदी भी नजर आ रहे हैं हमें, उधर से इमाद वसीम भी नजर आ रहे हैं, शादाब तो पहले से वाइस कैप्टन है, बाबर पे पहले पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि इतने सारे कप्तानों की मौजूदगी में किसी को भी कप्तान बनाना एक मतलब उस पर मुसलसल प्रेशर रखने के मुताबिक नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में ना कप्तान से ज़्यादा मसला है कोचिंग सेटअप का। अगर आपका प्रोफेशनल कोचिंग सेटअप हो ना, किसी को भी कप्तान लगा दें, मसला ही नहीं। क्योंकि एक एक आप एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के साथ चल रहे हैं। मसला ये है कि हमारा कोचिंग का भी सेटअप नहीं है ना, पिछले कुछ साल एक में पहले वो सकलैन मुश्ताक रहे, बट टेम्परेरी रहा है ना, तो उसमें ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर कोचिंग सेटअप में कंसिस्टेंसी हो ना, तो फिर कप्तान किसी को भी उठा के लगा दें, तो मसला नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि कोचिंग स्टाफ कंक्रीट नहीं है, वो अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं। तो उससे ये होता है कि जो कप्तान है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा पावर मिल जाती है और पावर करप्ट्स, यू नो। तो जिस तरह हमने लास्ट ईयर देखा तो वो उस्मान कादिर 1 साल पाकिस्तान टीम के साथ घूमते रहे, ठीक है? आई डोंट नो, लोग कहते हैं बाबर के दोस्त थे, लेकिन 1 साल वो पूरा पाकिस्तान टीम के साथ घूमते रहे और इब्रार हमारे साथ बाहर बैठा हुआ है, उसामा मीर बाहर बैठा हुआ है। मतलब ये कि ही वाज़न्ट इवन इन द टॉप 5 स्पिनर्स इन पाकिस्तान, बट ही वाज़ उसका रीज़न ये है कि कप्तान को इतनी पावर्स दी गई थी, क्योंकि कोचिंग सेटअप हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरे हिसाब से ना। तो कोचिंग सेटअप अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर ये है कि जो भी कप्तान हो ना, उसको पता है कि उसकी हैसियत कितनी है, उसको किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे जो है वो कप्तान जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा उसको फ्री हैंड मिल जाता है और जिस तरह मतलब बाबर आज़म की सिलेक्शंस अगर आप देख लें उसकी कप्तानी में बड़ी स्ट्रेंज सिलेक्शंस हुई थी पीछे ना। यानी कि इमाद वसीम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, फ़हीम अशरफ को, यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके नहीं गए।
ये कैसे हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर अगर इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई हो तो आप इस तरह के ब्लंडर्स नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान ब्लंडर्स करता है। तो इन शॉर्ट डॉक्टर साहब ये कि डेफिनेटली हमारे पास लीडर्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो एक खास माइंडसेट के साथ लीडर्स बन रहे हैं, एक खास फिलॉसफी के साथ बन रहे हैं, या एक खास लॉबी के साथ बन रहे हैं, विच लॉबिंग शुरू हो गई है, दैट इज प्रॉब्ली नॉट राइट मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने इससे पहले कहा कि नसीम शाह को रेस्ट की ज़रूरत है। हमारे ज़राए के मुताबिक, आपको पता है पाकिस्तान में ज़राए का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, जी, तो जी। ज़राए के मुताबिक नसीम शाह इंजर्ड है। ओके, वो ओके। टीम से आने से पहले ही इंजर्ड थे। सही वो है। इंजरी के साथ ही खेल रहे हैं। ये भी हैरानकुन बात है कि जहाँ जो इन्फॉर्म बॉलर्स यानी कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया, बिल्कुल ठीक दिया गया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, वो बिल्कुल ठीक दिया गया, लेकिन नसीम शाह को भी ज़रूरत थी रेस्ट की, खास तौर पे जब वो निकल कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चलते रहते हैं। अच्छा, एक क्विक सा रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि जो सिलेक्शन पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान की टीम के लिए, 4 जी। मेजर 2 बॉलर्स, 2 बैट्समैन को रेस्ट दे दिया गया। बेशक ना चाहते हुए भी उनको रात को कॉलें गई कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं रेस्ट करना चाहते। बहरहाल फिर अगेन राय के मुताबिक अगर आपने रेस्ट करवाना है तो बेशक करवा दें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिलेक्शन अफगानिस्तान की टीम को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त थी? नहीं देखिए, टू टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर साहब, जब हम फुल स्ट्रेंथ के साथ भी खेले हैं ना, तो हम मुआवजाती तौर पे उनसे मैच जीते। ठीक है? तो ये तो आप कोई भी टीम खिला लेते, तो हमने जब बाबर और रिजवान के होते हुए भी हम, और मतलब शाहीन इन सब के होते हुए भी हम उनसे मैच ऑलमोस्ट हार गए थे, वो तो मुआवजाती तौर पे जीत गए। तो आई थिंक ये सिलेक्शन एक तरह से दुरुस्त थी। अब्दुल्ला शफी के सिलेक्शन पे मैं थोड़े से क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने 10 में से मतलब पीएसएल में भी 7-8 इनिंग्स उन्होंने सिंगल फिगर 6 इनिंग्स सिंगल फिगर की खेली हुई है। ठीक है? उनकी सिलेक्शन बड़ी मुझे लगी, आई आई थिंक कि वो शायद शाहीन शाह अफरीदी वगैरह का पुश होगा कि इसको खिलाएं। वो आई एम नॉट, बाकी साइम और हारिस तो खैर खेल रहे थे पहले, तो आई थिंक बाकी सिलेक्शन और फास्ट बॉलर्स दोनों ने प्रूव किया, दोनों जमान खान ने और उसने एहसानुल्लाह ने अच्छे बॉल किए। So I think the only question around the selection was probably Tayyab Mir and Tayyab और ये जो दूसरे हैं क्या हाँ, कहते है। हैं, अब्दुल्ला शफीक probably wasn't the right selection मेरे हिसाब से, उनको नहीं लाना चाहिए था। बाकी बैलेंस थोड़ा सा रखना चाहिए था, टॉप 3 में एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, सीनियरिटी आपने कहा, सीनियरिटी से मुराद आपकी एज सीनियरिटी है या क्रिकेट की सीनियरिटी है? क्योंकि यहाँ इफ्तिखार सीनियर थे, काफ़ी सीनियर हैं, वो टीम में हैं, लेकिन वो खेल नहीं पाए। हालांकि वो तब खेल रहे थे जब फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी। ये भी हैरानकुन लगता है मेरे लिए, तो कम अज़ कम कि जब आप बाबर भी खेल रहे हैं, सारे के सारे खेल रहे हैं, तो इफ्तिखार नहीं खेल रहा। हाँ, और आई एम श्योर कि जो कोच होंगे वो उनको खिलाना चाह रहे होंगे, क्योंकि वो उनके कप्तान है। ठीक है? उन यानी कि जो अब्दुल रहमान कोच बने हैं, तो उसमें इफ्तिखार का बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने काफी मैचेस जितवाए हैं उनको ना, इफ्तिखार उनके कैप्टन थे। तो प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इफ्तिखार भी तो एक कैप्टन है ना। ठीक है? मतलब इफ्तिखार ने भी काफी जो है वो इवेंट्स जितवाए हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में। तो और आई एम श्योर कि जो कोच है उसकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी, तो आई पर्सनली थिंक द सिलेक्शन इज नॉट कमिंग फ्रॉम द कोच, इट इज कमिंग फ्रॉम द पीसीबी। हुँ। हाँ, वो तो ख़ैर सिलेक्शन का इश्यू तो है कि जब हारून रशीद साहब ने टीम अनाउंस की, तो हिस्ट्री में, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि नजम सेठी साथ बैठे हुए थे। तो बिल्कुल। ये भी एक अजीब-सी तो बात आई लगती आई है। थिंक ये डिक्टेशन डिक्टेशन है, और मतलब अब्दुल रहमान से किसी ने पूछा भी, तो उन्होंने कहा देखें, मैं तो केयर टेकर हूँ, क्योंकि जब और ही सेड द राइट थिंग, क्योंकि उनकी उनका की टीम सिलेक्शन वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद आपको कोच अनाउंस किया, तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा देखिए, मैं तो केयर टेकर हूँ, माय जॉब इज टू लुक आफ्टर द टीम फॉर द सीरीज, राइट? और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो अब वो जो डिबेट थी ना, हम लोग जो पहले भी करते थे, वो उसको भी थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल रजाक भी कह रहे थे भाई डोमेस्टिक की कोचिंग और है और इंटरनेशनल क्रिकेट की कोचिंग और है, विच इज नॉनसेंस मेरे हिसाब से। क्योंकि अब्दुल रहमान को तो आपने यानी कि ना उसकी मर्जी की टीम दे रहे हैं, ठीक है, और आपने कुर्बानी का बकरा बना के उसको हटा देना है और दोबारा ले आना है जिनको लाना है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर है उनके साथ, सबसे ज्यादा ज्यादती उनके साथ है मेरे साथ में पूरी एपिसोड में, क्योंकि उनको अनाउंस भी लास्ट मिनट किया गया, ना उनको टीम दी गई, और आई डोंट थिंक इवन जो मैच सिलेक्शन में भी उनका हाथ है, क्योंकि ही वुड हैव डेफिनेटली पिक्ड इफ्तिखार इन ऑल सॉर्ट्स। अच्छा, ये सवाल था खैर मेरा कि डोमेस्टिक कोचिंग और इंटरनेशनल कोचिंग में क्या फ़र्क है? आपने पहले ही कह दिया कि ये रबिश है, नॉनसेंस है, तो इसका मतलब है कि ये सवाल तो मेरा वैसे ही खत्म नहीं, हो और गया। देखिए हमारे ये एस्टेब्लिश प्लेयर्स ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको मतलब, क्योंकि कोचिंग डॉक्टर साहब मैन मैनेजमेंट है, कोचिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ठीक है? तो दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? बॉब वुलमर बहुत सक्सेसफुल कोच थे, ही वाज़न्ट अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, ही स्टिल प्लेड टेस्ट क्रिकेट। तो मतलब ये कि अब इसको कोच पे डाल देना सबसे ज्यादा जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा,
ये दूसरे मैच पे भी खासतौर वैसे तो खैर दोनों मैचों में पाकिस्तान एक ही तरह से खेला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30-35 रन ज़्यादा किए, बस यही फ़र्क था क्योंकि पाकिस्तान ने मैनेज करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम इतना टोटल कर दें कि हम आज मैं सेकंड मैच की बात करूं कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए पहले मैच की निस्बत, और थोड़ा सा बेहतर हुआ भी सही, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान आखिरी बॉल तक क्लोज ले गया मैच को। तो आप क्या समझते हैं कि वहां पे आज कैप्टेंसी पहले मैच की निस्बत आज ज़्यादा अच्छी हुई, तब रन ज़्यादा हुए, या बुरी हुई और पाकिस्तान मैच हार गया? देखें, एक तो उन्होंने आज़म खान को नीचे करके इमाद वसीम को ऊपर खिलाया। आई थिंक दैट वाज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आज़म खान फिर भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये कि इमाद वसीम को थोड़ा ऊपर भेजने का मतलब है कि इमाद वसीम थोड़ा-सा इनिंग बिल्ड कर सकते हैं और फिर आज़म खान का टू बी ऑनेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी 5-6 ओवर में ही काम है। ठीक है? तो उनको मेरा ख्याल है कि शादाब को भी ऊपर आ जाना चाहिए था जब विकेट हुई, और आज़म खान को आखिरी 5-6। तो जो हम बात कर रहे हैं ना आखिर में पुश करने की, तो फिर आपको होता कि यार पीछे आज़म खान और नवाज़ हैं तो वो तेज़ खेल लेंगे ना। अब मसला ये था कि आज़म खान को इन्होंने दरमियान में सैंडविच कर लिया इन दोनों के, तो उससे ये हुआ कि आज़म खान भी जल्दी आउट हो गए। तो फिर वो वही बात है कि अगर वो शुरू में पुश करने जाते तो फिर 100 पे फिर टीम आउट हो जाती। तो आई थिंक फ्रॉम द सिचुएशन, और उन्होंने मेरा ख्याल है कि आप समझ लें कि 9 ओवर में कुछ 71 रन किए हैं ना, 769 रन्स किए हैं शादाब ने और उसने इमाद इमाद। ने। तो मे बी 8-10 रन और हो सकते थे। लेकिन अगर आज़म खान पीछे होते, तो शायद इन दोनों को लाइसेंस मिल जाता कि यार थोड़ा-सा और पुश कर सकते हैं ना। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी गॉट इट रॉन्ग। या क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात लगती है सर साहब कि ठीक है पहले ओवर में 2 विकेटें गिर गई, बहुत सारे टी20 मैचेस में ऐसा होता है कि पावर प्ले बिल्कुल। में 2 विकेटें 3 विकेटें गिर गई, लेकिन टीमें अपनी पेस से खेलती जाती हैं और इतना मैनेज कर लेती हैं स्कोर 160 150 प्लस। नो डाउट कि ये विकेट स्पिनर्स की सपोर्टिव थी, बैट पे बॉल इस तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं फिर भी इसके इन तमाम ऑड्स के बावजूद भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक शेल में जाके खेल रहा है और उससे बाहर नहीं। या आप अगर देखें तो खास तौर पे मुझे जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज जो पीएसएल में बिल्कुल डिफरेंट होती है, यहाँ मुझे बिल्कुल डिफरेंट नजर आए। वो शादाब नजर नहीं आए, इवन इमाद वसीम भी वो नजर नहीं आए मुझे जो उनका खासा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी बैटिंग, और दूसरी ये है कि उनकी कप्तानी और उनकी बॉलिंग, ठीक है? तो राशिद खान के पास 7 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है? जेन्युइन मीन्स के जो अच्छे हैं, जो 4-4 ओवर कर सकते हैं, 7 बॉलर्स, ठीक है? तो उसने बॉलर्स को रोटेट बड़ा अच्छा किया। पहले मैच में अगर आप देखें तो उसने नवीन से 2 ओवर कराए खाली, ठीक है? 2 ओवर 18-19 रन, उसके बाद में नहीं कराए। पहले मैच में अगर आप देखें तो जो ऑफ स्पिनर है उनके, क्या नाम है उसका, मुजीब, उसने 4 ओवर में 9 रन दिए। दूसरे में सिर्फ 2 ओवर कराए उसने, ठीक है? जन्नत ने पहले मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई, उससे 3 ओवर करा ली। तो बेसिकली उसने जो रोटेट किया ना बॉलर्स को जिस तरह, यानी कि एक एक कोई भी, और खुद उसने बड़े अच्छे बॉल किए। आप देखें राशिद खान ने जो इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट है, आखिरी 16 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं खाई, ठीक है? तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो आई थिंक कि क्रेडिट अफगानिस्तान को भी देना चाहिए कि उन्होंने जो है ना वो विकेट के हिसाब से जो अपनी स्ट्रेटजी थी, फील्ड पोजीशन और स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रखी, मेरे ख्याल में। एंड दैट प्रोबब्ली क्रेडिट शुड गो टू अफगानिस्तान एज़ वेल। और जो आप तक आप शादाब की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आज़म खान भी आउट हो गए थे क्योंकि शादाब थोड़ा-सा ऊपर बारी करते तो थोड़ा-सा बेहतर हो जाता। तो अब उसको लाइसेंस कहीं भी वो समझा नहीं, और जब उसने मारने की कोशिश की तो उतना अच्छा लग भी नहीं रहा था। एंड ही एक्चुअली डिडंट प्ले दैट बैडली, उसका 130 का स्ट्राइक रेट है इसमें। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट का, और दूसरा पहला मैच हारे हुए थे और कप्तान भी थे, तो आई थिंक कि वो दोनों चीज़ों का भी थोड़ा-सा शादाब के ऊपर प्रेशर था, तो वो अपने शेल में रह के खेले हैं ज़्यादा। आई एग्री टू दैट, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू अफगानिस्तान, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इमाद वसीम को सिर्फ 1 ओवर करवाया गया और उन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए। तो जी। वो आप कैसे समझते हैं कि ये कोई कैप्टेंसी इशू है या उनके वो मतलब कैलकुलेशन में आए नहीं? अच्छा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि या तो ये इमाद वसीम को अंडर परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, आई डोंट नो क्या कराना चाह रहे हैं, आई रियली डोंट नो। क्योंकि देखें जहाँ पे उसको नसीम शाह को पड़ गई थी ना मार, पहले ओवर में, दूसरे पहले ओवर में, तो उसका पावर प्ले में 1 ओवर इमाद वसीम का लाज़मी बनता था, ठीक है? क्योंकि विकेट थोड़ा-सा ग्रिप कर रहा है, तो वो इमाद वसीम का ही होता है, ऑल्दो वो अंडरकट करते हैं, बॉल को अंदर लाते हैं, लेकिन जहाँ पे विकेट इस तरह का हो, तो उसमें बॉल होल्ड अप भी कर देता है ना। तो उसमें ये था कि एक आधा ओवर उनका वहाँ निकाल देते, सही है? और अब अब मुझे समझ नहीं आई कि ये बाबर वाली बात हो रही है, क्योंकि बाबर को भी 5 से ज़्यादा बॉलर्स यूज़ करने नहीं आते, और वी कैन सी दैट राइट, कि नवाज़ से कभी बॉलिंग ही नहीं कराते, कभी 1 ओवर करा लेते थे, सही है? अब नवाज़ और इसमें इमाद वसीम में फ़र्क ये है कि नवाज़ नया गेंद कर सकता है, और सॉरी इमाद वसीम नया गेंद कर सकता है। तो इमाद वसीम को ये लाए हैं 12वें ओवर में, इट्स टू लेट। 12वें ओवर पे लाके आप 2 ही ओवर ही करा सकते हैं, शायद 3 करा लेते, लेकिन अगर उनको
पावर प्ले में 1 ओवर करा लेते और 1 ओवर 6 से 10 ओवर के दरमियान करा लेते, तो फिर उनके 4 ओवर बनते थे। अब उनको 12वें ओवर में लाएँ, इट्स टू लेट, और विकेट भी सूट कर रहा था उन्हें ना। तो आई जस्ट डोंट नो कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, या विकेट लेने जा रहे थे शुरू में, वी डिडंट सी हिम एज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, आई रियली डोंट नो, लेकिन आई थिंक दैट्स अ ब्लंडर कि मात को जो है वो 12वें ओवर में लेके आना टू लेट। जी ठीक है सर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें तो ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब सीरीज तो हार चुका, तीसरा मैच कमबैक करने के लिए ज़रूर वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, और ख़ासतौर पर शादाब का भी ये इम्तिहान था जिसमें फ़िलहाल तो वो नाकाम नज़र आए। तीसरे मैच में क्या करते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी लेके आते हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। और इंशाल्लाह अच्छा तीसरे डॉक्टर मैच साहब, के एक बाद चीज़ और है अपने सुनने वालों के लिए, अगर मैं ऐड कर लूँ, कि पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में टॉस जीता है। जी तो वो टॉस जीता है, मतलब ये कि सो यू हैव गॉट थिंग्स इन योर कंट्रोल। और दूसरा ये एक चीज़ मैं अगर ऐड करता चलूँ, क्योंकि हम पीएसएल देखते आए हैं और साइम अयूब और हारिस बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और आज़म खान ने अच्छी बारी की उधर। अब मसला ये है कि स्पेशली साइम और हारिस जो है ना, वो पिकअप शॉट्स खेलते हैं। तो पिकअप शॉट्स ये होती है कि गेंद पड़ी और आपने गेंद के नीचे आके और मार दिया। आधी लगी तो तब भी चलेगी, पूरी लगी तो छक्का चला गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस विकेट में पेस नहीं है। तो जो पिकअप शॉट वाले हैं ना प्लेयर्स, ठीक है, तो उनको पिकअप शॉट्स को होल्ड करना है और उन्होंने सीधा खेलना है। अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, और दैट इज़ प्रोबब्ली वेयर योर एक्सपीरियंस हेल्प्स, राइट? तो आई थिंक कि जो लोग समझ रहे थे कि यार साइम अयूब अच्छे बैट्समैन है, साइम अयूब वाक़ई अच्छे बैट्समैन है और हारिस भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अडॉप्ट करना आना चाहिए। ये 200 वाले विकेट्स नहीं थे, ये 140, 130, 40 वाले विकेट्स थे। तो इसमें इस हिसाब से बारी करनी है, एंड होपफुली दे विल लर्न। और जी थैंक यू सो मच, होपफुली आपको कुछ नई चीज़ मिली होगी इसमें देखने के लिए। और बहुत जल्द तीसरे मैच के बाद हम इस पूरी मतलब सीरीज़ का एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।